किशनगढ़ गांव जितना प्रगति की तरफ बढ़ रहा था, उतना ही अपनी पुरानी सोच की वजह से पीछे की ओर जा रहा था। लेकिन आज मिश्रा परिवार में बहुत ही हलचल थी और कुछ रुदाली वहाँ रोती हुई कह रही थी, हाय रे बिटवा मर गया, कैसा दुख आया रे मिश्रा परिवार पर। रुदालिया मिश्रा परिवार के बेटे सागर की मौत का दुख मना रही थी। तभी शोक सभा में लड़के की मां शारदा अपनी विधवा बहू पूजा को कमरे से घसीटते हुए बाहर लाती है और अपने बेटे के मृत शरीर के पास फेंकते हुए बोलती है, देख ले कल मुही, मर गवा ना हमारा बेटा और तू कमरे में बैठी अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। माँ जी ऐसे मत बोलिए, मेरी भी जिंदगी तबाह हुई है। मेरा सुहाग मेरे सागर जी मुझे छोड़कर चले गए। का तबाह हो गई तोरी जिंदगी? बेटा तो हमारा गवा है ना, तोके तो अभी कोनो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब पड़ेगा। कहाँ है नाई, बुलाओ तनी। शारदा के इतने कहने भर की देर थी कि तभी घर में नाई अपना उस्तरा लेकर आता है और उसे देखकर पूजा अपनी सास से कहती है, ये क्या कर रही हैं आप माँ जी, बताइए ना। तोरे सर के बाल मुंडवा रही हूँ, क्योंकि तू सती हो गई। जब इस दुनिया में तोहरा पति ही नहीं रहा तो तू यहाँ क्या करेगी? माँ जी ऐसा मत करिए, मेरी इसमें क्या गलती है माँ जी। चुप कर तू क्या चाहती है कि हमरे बेटे के मरने के बाद तू इस दुनिया में जी कर ऐश करे? पकड़ो इसको और काट दो इसके सारे बाल। शारदा के कहने के बाद कुछ औरतें पूजा के हाथों को पकड़ लेती हैं और भरी शोक सभा में पूजा के सर से उसके सारे बाल काट दिए जाते हैं। पूजा अपने बालों को हाथ में पकड़कर रो रही थी, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। जिसके बाद वो अपने पति सागर की लाश को देखकर कहती है, आप क्यों चले गए? देखिए ना, आपके जाने के बाद मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना। हमारा बेटा अब कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तू उसको खा गई करमजली। माँ जी अगर खेतों में उनको सांप ने काट लिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? पूजा ने इतना बोला ही था कि अपने गंजे सर की वजह से उसको शर्म आने लगती है और शारदा कहती है, अब काहे रो रही है तू? बस जल्दी से हमरे ससुर के भाई शहर से आ जाएं, फिर हम अपने बेटे के चिता को अग्नि दिलवाऊंगी और तुम्हें उस अग्नि में सती कर दूंगी। हाँ शारदा, ये तो सही कह रही है। कहा जाता है कि पति के साथ पत्नी को सती कर दिया जाए तो पत्नी स्वर्ग में भी उसकी सेवा करती है, दोनों को मोक्ष मिलता है। ये सुनकर पूजा घबरा जाती है और शारदा के पैरों को कसकर पकड़ते हुए कहती है, माँ जी मुझ पर रहम करिए, मुझे जिंदा मत जलाइए, मुझे जिंदा नहीं जलना है। अरे मूर्ख औरत, हम तुम्हें जिंदा नहीं जला रहे हैं, बल्कि तुझे सती कर रहे हैं। यह तो बहुत पुण्य का काम है, तू खुश हो जा। शारदा ये बोलकर अपने बाकी के कामों में लग जाती है और पूजा सागर की लाश के पास बैठकर आंसू बहाए जा रही थी और वो रोती हुई कहती है, क्या कोई है जो मेरी बात सुन पाए? कोई मुझे बताओ, अगर मेरे पति नहीं रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे सती नहीं होना। पूजा चिल्लाकर ये बोलती है। वहीं काली को स्कूल की छुट्टी के समय जहां मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी, वहीं पूजा की पुकार सुनाई देती है। वो अपने दोनों हाथों से अपने कानों को जोर से बंद कर लेती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? कौन रो रहा है? किसको सती कर रहे हैं? मुझे पता लगाना ही होगा। किशनगढ़ गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, इसीलिए काली को भी ये पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता कि किसके घर में मौत हुई है और सती प्रथा कहाँ होने वाली है। लेकिन काली सबके सामने ऐसे नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो घर जाकर कपड़े बदल लेती है। वहीं दूसरी तरफ पूजा को सागर के साथ शाम के समय शमशान घाट ले जाया जाता है और पूजा अपनी जान की दुहाई सबके आगे लगा रही थी, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और उसको लेकर सब शमशान घाट आ जाते हैं। एक तरफ उसके सागर की अर्थी सजाई जा रही थी, जिसके बाद सभी लोग जबरदस्ती पूजा को भी उस अर्थी पर बैठा देते हैं। आप ये लोग क्या कर रहे हैं? रहम कीजिए मेरे ऊपर। भगवान ने जीवन जीने का अधिकार सबको दिया है, मुझे नहीं मरना। अगर मेरे पति की जगह मैं मरी होती तो क्या आप ये दुनिया वाले उनको सती करते? नहीं तो ये सारे नियम बस एक औरत के लिए क्यों? अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे जानती हो ना ये सती प्रथा वर्षों से चली आ रही है। अरे तुमसे बड़ी बड़ी वीरांगनाओं ने खुद को अपने पति की मृत्यु के बाद ऐसे ही समाप्त किया है और ये एक पुण्य का काम है, ना कि अपमान का। चलिए अब चिता को अग्नि दीजिए। हे भोलेनाथ, मेरी क्या गलती है? मुझे आपकी बनाई ये नीति नहीं समझ आती। एक औरत का जीवन क्या उसके पति के पश्चात कुछ नहीं है? उसको अपनी आगे की जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है। पूजा अपने हाथों को जोड़कर भगवान से अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगा रही थी।
तो वहीं मिश्रा जी अपने बेटे की चिता को अग्नि देने मशाल लेकर आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो चिता को अग्नि देने जाते हैं अचानक ही मशाल बुझ जाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे। तभी पंडित जी मिश्रा से कहते हैं, अरे अरे मिश्रा जी, हवा के कारण मशाल बुझ गई होगी, आप दोबारा जला लीजिए। जी पंडित जी। मिश्रा जी दोबारा से मशाल जलाते हैं और एक बार फिर से वो चिता की ओर मशाल लेकर बढ़ते हैं, लेकिन एक बार फिर से अग्नि चिता की लकड़ियों तक पहुंचती उससे पहले ही एक बार दोबारा मशाल बुझ जाती है। ये देखकर पूजा कहती है, देखा आपने, भगवान खुद नहीं चाहते कि मेरी जिंदगी का अंत मेरे पति के साथ हो। अब तो आप लोग उनका इशारा समझिए। अरे चुप रह लड़की, ये सब भगवान नहीं बल्कि कोई इंसान ही कर रहा है। अरे कौन है भाई, सामने आओ। पंडित जी, ऐसा कौन कर सकता है? मिश्रा जी के इतना बोलते ही काली पोशाक में काली सबके सामने आती है और एक बार फिर से इस काले पोशाक वाली लड़की को देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। इतने में पूजा कहती है, ये तो वही लड़की है जिसने रानो को जलने से बचाया था। आप लोगों को रोकने वाली मैं हूँ। मैंने ही इस मशाल को बुझाया क्योंकि आप लोग जो करने जा रहे हैं वो गलत है। ए लड़की, कौन है तू? अरे जानती है किसी के क्रियाक्रम में बाधा डालना कितना बड़ा पाप है? मैंने किसी के क्रियाक्रम में बाधा नहीं डाली, बल्कि मैंने एक निर्दोष को आपकी कुप्रथा का शिकार होने से बचाया है। पति के मरने के बाद पत्नी को भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। वो क्यों अपने मृत पति के साथ सती हो? अरे तू काले पोशाक में आई लड़की अब बरसों से चली आई प्रथा पर रोक लगाना चाहती है। बरसों पहले ये प्रथा इसलिए चलाई जाती थी क्योंकि राजाओं महाराजाओं की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों को विजयी हुए राजा उठा ले जाते थे। इसलिए वो अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को अपने पति की मृत्यु के बाद सती कर लेती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। पति के मरने के बाद पत्नी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। क्यों? गांव में पहले भी ये प्रथा चलती थी, लेकिन अब मेरे बेटे की बारी में ये प्रथा बंद नहीं होने दूंगा। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ कि इस चिता को अग्नि कौन देता है। काली के इतना बोलते ही मिश्रा जी दोबारा मशाल जलाते हैं और चिता को अग्नि देने जाने लगते हैं, लेकिन काली अपनी शक्तियों से एक बहुत तेज तूफान लाती है, जिससे मशाल तो बुझती है, लेकिन वहाँ खड़े लोग भी उस तूफान को झेल नहीं पाते और उनके कदम पीछे हटने लगते हैं। एक लड़की के कारण ऐसा तूफान आते देखकर पंडित जी चिल्लाते हुए कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हम इस लड़की को इसके पति के साथ सती नहीं करेंगे, इसलिए तुम रोक दो इस तूफान को। पंडित के इतना बोलते ही काली उस तूफान को रोक देती है और पूजा को चिता से उतारने का इशारा दिया जाता है, जिसके बाद पूजा वहाँ से आकर काली के सामने हाथ जोड़कर कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं ये तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने कोई एहसान नहीं किया, बस जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। और अब अगर किसी ने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की इस गांव में, तो याद रखना मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। इस गांव में मेरे रहते मैं कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर काली हवा की रफ्तार से वहाँ से भाग निकलती है ताकि कोई उसे पहचान न पाए। वो जंगल के रास्ते भाग ही रही थी, तभी अचानक उसके पैर रुक जाते हैं और उसके चारों तरफ आग के गोले का घेरा बन जाता है। और उस घेरे को देखकर काली कहती है, ये सब क्या हो रहा है? ये आग का घेरा कैसे बना? काली जब जब उस घेरे में से पैर बाहर निकालती तो आग बढ़ जाती और काली की शक्तियाँ भी वहाँ काम नहीं कर रही थी। तभी एक आग का गोला वहाँ प्रकट होता है और उसे देखकर काली डरते हुए कहती है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे? मैं अग्निदेव हूँ पुत्री, और मैंने अभी देखा कि तुमने किस तरह उस लड़की की जान बचाई और मैं तुम्हारा साहस देखकर प्रसन्न हुआ। तुमने मुझे इतने बड़े पाप का भागी बनने से बचा लिया, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम अग्निदेव, और मुझे प्रसन्नता हुई कि आपने मेरे द्वारा इस किए कार्य को पसंद किया और मैं अपने जीवन में अब किसी भी अन्याय को रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी। पुत्री, हम तुमको ये जादुई कुंडल देना चाहते हैं। इनमें कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं जिनका पता तुमको जल्द ही चल जाएगा। कभी भी हमारी आवश्यकता हो तो उनको स्पर्श करके मुझे याद कर लेना, हम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अग्निदेव। इतना बोलकर अग्नि देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद अपने आप काली के कानों में कुंडल यानी इयररिंग आ जाते हैं और उसके बाद काली भी अपने घर आती है। वो ये सोचकर खुश थी कि आज उसने पूजा की जान बचा ली है।
लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि पूजा पर से संकट अभी भी हटा नहीं है, क्योंकि अंतिम संस्कार करने के बाद जब मिश्रा जी अपनी बहू के साथ वापस घर आकर शारदा को सब बताते हैं, तो शारदा पूजा से कहती है, तुम्हें का लागत है कि अगर तुहार जान बच जाई तो तू अपने ससुराल में खुश रह भी। अरे तू हमरे बेटवा का खाए गई है, तो तोहरा इस घर में अब रहना नहीं बनत है। तो अब तू अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल जा यहाँ से। माँ जी, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं? जब सागर जी जिंदा थे तो आप कितनी अच्छी थी, लेकिन अब आप कितनी बदल गई हैं। तो तू का चाहत है कि हम तोहरी आरती उतारें? जब हमारा बेटवा ही नहीं रहा तो तू कौन सी बहू और कहाँ की बहू? लेकिन माँ जी, मैं जाऊंगी कहाँ? शादी के बाद तो बहू के लिए ससुराल ही उसका घर होता है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ? शारदा पूजा की एक नहीं सुनती और सामान के साथ पूजा को घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद रोते रोते पूजा दूसरे गांव सोमगढ़ में अपने मायके आती है और आते ही अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर उसकी माँ हिमानी कहती है, क्या हो गया बिटिया, क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। उन्होंने हमें ससुराल से निकाल दिया। बोले कि जब हमारे पति जिंदा ही नहीं है तो हम उस घर में क्यों रहे। अरे वो तो हमको सती भी करने वाले थे। वो तो भगवान की कृपा से हम बच गए। माँ, अब हम क्या करें? उन किशनगढ़ वालों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने हमारी बिटिया को इतना दुख दिया। तो रुक, मैं अभी उन सबको सबक सिखाती हूँ। हिमानी इतना कहकर पूजा के साथ रसोई में जाती है, जहाँ उसकी बहू चाय बना रही थी, और रसोई में पूजा के साथ आकर हिमानी अपनी बहू सिमरन से कहती है, सुन बहुरिया, अब तुझे इस घर में रहने की कोनो जरूरत नहीं है। क्यों माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दीजिए। और दीदी, आप कब आई? ये झूठा प्रेम दिखा मत बहुरिया। हमको तो ई लगता था कि तुहार परिवार वाले समझदार है, लेकिन वो तो गोबर के घासीराम निकले। उन्होंने अपने बेटे के मरते ही हमारी बेटी को घर से निकाल दिया। अब जब हमारी बेटी अपने ससुराल नहीं रह रही है तो अब उनकी बेटी भी अपने ससुराल नहीं रहेगी। जो दुख हमारी बेटी झेलेगी वही उनकी बेटी को सूद समेत वापस मिलेगा। माँ, इसमें भाभी की क्या गलती जो आप उनको घर से बाहर निकाल रही हो? हाँ माँ जी, मुझे दुख है जो पूजा दीदी के साथ हुआ, पर आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तुम दोनों भूलो मत, तुम दोनों का आदान प्रदान बिया हुआ था। एक बेटी इस घर से गई थी तो एक बेटी इस घर में आई थी। अब जब उस घर से बेटी वापस आई है तो इस घर से भी वापस जाएगी। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं माँ से बात करती हूँ ना, आप मेरे साथ ऐसा मत करो। पूजा दीदी, आप कुछ समझाइए ना माँ जी को। माँ सुनिए तो। अब कोई बात नहीं होगी। और बहू, तुझे जो भी समझाना है अपनी माँ को जाकर समझा। अपना सामान बांध और अपने मायके जा, वहाँ जाकर समझाती रहना, समझी? चल अब निकल। क्या धक्के देकर निकालूं? हमारी बेटी को सती करने चले थे, अरे ऐसे कैसे निकाल दिया? सिमरन मरती क्या ना करती, वो वहाँ से निकलकर सीधा अपने मायके किशनगढ़ आती है और अपने घर जा ही रही थी कि तभी रास्ते में कान्हा और कृष उसे मिलते हैं। कृष अचानक एक अजनबी लड़की को देखकर अपने दोनों हाथों को उठाकर उसकी आंखों को देखकर नकाब वाली लड़की को तलाशने लगता है। तभी कान्हा सचिव जी को ये अजीब सी हरकत करते देखकर बोलता है, ये क्या कर रहे हैं सर जी? गांव की बेटी है, ऐसे छुप छुप कर देखेंगे तो मार पड़ जाएगी। अरे पागल है क्या? मैं किसी और को तलाश कर रहा हूँ। आंखें मैच ना करने पर कृष अपने हाथों को नीचे कर देता है। इतने में सिमरन कान्हा के पास आती है और कान्हा उसको पहचानते हुए बोलता है, सिमरन दीदी, बड़े दिन बाद गांव में नजर आई। ब्याह क्या हुआ? आप तो अपने ससुराल की होकर रह गईं और इतना क्यों रो रही हैं? क्या बताएं भैया, बस अपनी किस्मत का रोना रो रहे हैं। हमारी भाभी विधवा हो गई और हम दोनों का आदान प्रदान विवाह हुआ था। हमारे भाई से उनकी शादी हुई और उनके भाई से हमारी। अब उनके विधवा होने पर माँ ने उनको घर से निकाला तो मेरी सास ने मुझे भी निकाल दिया। ये तो बहुत ही गलत हो गया। कोई ना बहन, तुम घर जाकर आराम करो। ठीक है, चलती हूँ। सिमरन इतना बोलकर चली जाती है और कृष ये सब होते देखकर कान्हा से कहता है, ये सब क्या है कान्हा? दुनिया मंगल पे पहुंच गई है और ये गांव वाले आज भी इन्हीं बातों पर अटके हुए हैं। अब क्या करें सचिव जी, सब राम की लीला है। आपको क्या ही बताएं अब। चलो ऑफिस चलते हैं। कृष और कान्हा ये बोलकर वहाँ से ऑफिस जाने लगते हैं। लेकिन कृष, जो हर वक्त गुस्से में रहता था, आज खुश था और एकटक आसमान की ओर देख रहा था। ये देखकर कान्हा उससे कहता है, क्या हुआ सर जी? आज आसमान में कुछ अलग दिख रहा है क्या?
ये आसमान कितना गुलाबी गुलाबी सा लग रहा है, हवाएं भी बहुत ठंडी लग रही है। कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना कान्हा। तो इतना सब बदल गया एकदम से। वो देखो वो कितना अच्छा लग रहा है। आप ना एक बार डॉक्टर को दिखा लो। मुझे लगता है गुंडे का एक आधा डंडा आपके सर पर लग गया है। गुंडे का डंडा नहीं, बल्कि किसी की खूबसूरत आंखें मेरे दिल में घर कर गई है। कृष ये बोलकर अपनी आंखें बंद करता है और उसकी बंद आंखों में उसको एक तीर दिल के आर पार आकर लगता है और उसके बाद उसके सामने वही नकाब वाली लड़की होती है जो उसके बेहद करीब आकर कहती है, आप इतना मुझे याद करेंगे तो मुझे आपके पास आकर रहना ही पड़ेगा। जब से तुमको देखा है ना, हर किसी में तुम ही नजर आ रही हो। तुम्हारी इन आंखों ने मुझे अपना दीवाना बना दिया है। ना जाने ये नकाब के पीछे का चेहरा कितना हसीन होगा। अच्छा, तो दिखा देते हैं आपको आज अपना ये हसीन चेहरा। जैसे ही वो नकाब वाली लड़की अपना नकाब हटाने को होती है, इतने में कृष के साथ मौजूद कान्हा उसको ख्यालों से निकालते हुए कंधे से हिलाते हुए कहता है, सर जी कहाँ खो गए? चलिए ना, ऑफिस नहीं जाना? कान्हा के ये बोलते ही कृष की आंखें खुलती है और वो नकाब वाले की जगह कान्हा के चेहरे को अपने करीब देखकर उसको पीछे धक्का देते हुए कहता है, पागल है क्या? उसका चेहरा बस दिखने ही वाला था। कृष अब चिड़चिड़े मन से कान्हा के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो वहीं दूसरी ओर सिमरन भी अपने घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, अब तो खुश है ना आप? मिल गई ना आपके कलेजे को ठंडक? अरे बिटिया, तू यहाँ कैसे? कैसे क्या? आपकी वजह से। आपने अपना बेटा तो खो दिया, साथ ही अपनी बेटी का घर भी बर्बाद कर दिया। पहेली नहीं बुझाने बैठी हूँ हम यहाँ, साफ साफ बता हुआ का है। माँ, सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि मेरे घर वालों ने उनकी बेटी को निकाल दिया। आप तो जानती हो कि मेरी और भाभी की शादी आदान प्रदान प्रथा के मुताबिक हुई थी, जिसके चलते माँ जी ने भी वही किया। बेटी के घर आने पर बहू को वापस मायके भेज दिया। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? अरे हमारा बेटा मारा है। एक तो उनकी कुलक्षणी बेटी ने सती होने से मना कर दिया, ऊपर से वो हमारे घर में भी रहती है। ये तो हम नहीं होने देंगे। तो आप भी अपनी बेटी को अपने घर रखो, क्योंकि आपकी इन प्रथाओं के कारण हम दोनों को दुख सहना पड़ रहा है। तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? रहने दीजिए, कुछ मत करिए। अब अपनी शादीशुदा बेटी को अपने घर में बिठाकर खिलाइए। ऐसे कैसे? तुझे तो हम तोहरा हक दिलवाए के रहेंगे। चल अभी की अभी पंचायत ऑफिस। गांव की बेटी को घर भेजा है, सरपंच जी ही कुछ हल निकालेंगे। शारदा अपनी बेटी के साथ पंचायत ऑफिस जाती है, जहां गांव के सरपंच गुलशन और सचिव कृष के साथ साथ कान्हा भी मौजूद था। जहां आकर शारदा कहती है, सरपंच जी, आपके राज में ही कैसा अनर्थ हो रहा है हमारे बिटिया के साथ? अरे शारदा भाभी, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों आई हो? अरे सिमरन बेटी, अब आई ससुराल से। बेटा, ससुराल में सब कुशल मंगल तो है ना? कुशल मंगल कहाँ है सरपंच जी? अरे क्या हुआ भाई? कोई मुझे भी तो बता दो। हुआ ये है कि हमारी बेटी को उसके ससुराल वालों ने मायके भेज दिया है। बताइए, ये गलत है कि ना ही सरपंच जी? माना कि शादी आदान प्रदान के चलते हुई है, लेकिन शादी विवाह कोई खेल थोड़ी ना है जो ऐसे तोड़ दिया जाए। गुलशन शारदा की बात पर कुछ कहता उससे पहले वहाँ काली आ जाती है, जो शारदा की बात का जवाब देते हुए बोलती है, अरे काकी, आपने भी तो सती प्रथा का सहारा लेकर अपनी जिंदा बहू को अपने मरे हुए बेटे के साथ मारना चाहा। तब आपको अगर वो प्रथा सही लगी तो ये गलत क्यों है? काली, तुम? और तुम ये क्या कह रही हो? तुम उनके किए को सही बता रही हो? मैं किसी के किए को सही नहीं बता रही, लेकिन आपने वो कहावत सुनी होगी सचिव जी कि जब बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से हुई। क्या मतलब काली बिटिया? मतलब ये सरपंच जी, वो तो शारदा काकी खुद बताएंगी। काली इतना बोलकर चुटकी बजाती है और शारदा अपने मुंह से खुद अपनी बहू के साथ किया बर्ताव गुलशन, कृष और कान्हा के सामने बक देती है। सारा सच सुनकर कृष बोलता है, अरे ये तो सरासर गलत है ना। मेरे हिसाब से तो दोनों ही परिवारों ने गलत किया। पहली बात कि लड़की कोई वस्तु नहीं है जो कि उसका आदान प्रदान किया जाए, और शारदा, पति के मरने के बाद पत्नी की जिंदगी खत्म नहीं होती। तो आप अपनी बहू को मरने के लिए कैसे कह सकती हैं? और पत्नी का पति के घर पर और प्रॉपर्टी पर पूरा हक होता है, उसके होते हुए भी और उसके ना होते हुए भी। सही कह रहे हैं सचिव जी। तो सचिव जी, तो अब बताइए, ऐसा क्या किया जाए जिससे ये मामला सुलझ जाए?
मेरे हिसाब से तो सरपंच जी आप पंचायत बिठाइए और दोनों परिवारों को बुलाकर उनके उनके तर्क सुनकर फैसला कीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। कान्हा, कल सिमरन बिटिया के ससुराल जाकर उनको पंचायत आने का न्योता देकर आना और 2 दिन बाद इस मुद्दे पर पंचायत बैठेगी। ठीक है सरपंच जी। हाँ, हमें मंजूर है, बस हमें इंसाफ चाहिए। अगले दिन कान्हा सोमगढ़ जाता है और सिमरन के ससुराल पहुंचकर वहां हिमानी देवी से बोलता है। प्रणाम काली, मैं कान्हा किशनगढ़ पंचायत ऑफिस से आया हूँ। वो गांव में कल पंचायत बैठेगी शारदा काकी के कहने पर, इसलिए आपको अपने परिवार के साथ वहाँ पर मौजूद रहना होगा। अच्छा हुआ खुद ही पंचायत बुलवा ली समधन जी ने, वरना मैं खुद आने वाली थी। कोई नहीं, हम आ जाएंगे। कान्हा इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद पूजा ये पंचायत बैठने का फैसला सुनकर अपनी माँ से कहती है। माँ, क्यों बहस करनी, आप भाभी को अपने घर ले आओ शांति से। नहीं, अगर बहू इस घर में आएगी तो तू भी अपने ससुराल जाएगी, वरना रखे वो अपनी बेटी को जिंदगी भर अपने घर में। और अब मुझे इस फैसले पर कोई बहस नहीं चाहिए। पूजा परेशान हो जाती है कि उसके कारण ये सब हुआ। अगर वो सती होने से मना करती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन तभी उसको काली की कही बातें याद आती है कि पति के जाने के बाद पत्नी का वजूद खत्म नहीं होता। इसीलिए वो भी अगले दिन की पंचायत के लिए तैयार थी, इस उम्मीद में कि कोई अच्छा फैसला होगा। तो वहीं कान्हा हिमानी को पंचायत का न्योता देने के बाद सोमगढ़ के सरपंच को भी पंचायत में आने का न्योता देता है और वापस आकर कृष से कहता है। क्या लगता है सर जी, क्या फैसला होगा? देखते हैं कान्हा, लेकिन मुद्दा बहुत गंभीर है। अब सरपंच जी की समझदारी परखी जाएगी कि वो कैसे इस मुद्दे को सुलझाते हैं। अगले दिन पंचायत बैठती है। मुद्दा पंचायत में उठाया जाता है और दोनों गांव के सरपंच एक साथ बैठे होते हैं। साथ में झुमरी भी वहीं बैठी थी कि दोनों सरपंच के बीच गौरी की आत्मा अचानक आकर बैठ जाती है और ये देखकर काली घबरा कर कहती है। अरे तू वहाँ क्या कर रही है? भाई दैया, अब हम अपने मर्द के बाजू में भी नहीं बैठ सकत का? अरे बोराई लड़की, तुझे कितनी बार बताऊं कि बस तू मुझे देख सकती है। हाँ, तो तू ऐसे बार बार आ जाती है कि मैं भूल जाती हूँ कि तू मर चुकी है। हाय दैया, हम मर चुके हैं। काली बिटिया, बुरा गई होगा। अच्छा, जाती हूँ। इतना बोलकर गौरी गायब हो जाती है कि तभी शारदा अपनी बात सबके आगे रखती हुई बोलती है। सरपंच जी, हमारा बस यही सवाल है कि क्यों हमारी बेटी सिमरन को उसके मायके भेज दिया गया? आखिर उसने किसी का बिगाड़ा था? अब तुम अपनी बात कहो। अब हिमानी बहन। देखिए सरपंच जी, मुझे बस इतना पता है, जो बोओगे वही पाओगे। जब इन्होंने हमारी बेटी के साथ सती प्रथा करनी चाहिए, तो हम क्यों नहीं करेंगे इनके साथ आदान प्रदान प्रथा? जब ये हमारी बेटी को अपने ससुराल से निकाल देंगे, तो हम इनकी बेटी को ससुराल में क्यों रखें? देखो समधन जी, आप बेफजूल की लड़ाई न करो हमसे। आप भी जानत हो कि आपकी बेटी का सुहाग और हमरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब उनका ससुराल में रखकर हम का अचार डाली। अरे जब हमारी बेटी हमारे घर वापस आ गई, तो हम क्या आपकी बेटी को घर रखकर उनका अचार डाले? बस करो आप सब, यहाँ पंचायत बैठी है ना फैसला करने के लिए। आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? कान्हा के बोलने पर दोनों चुप हो जाती हैं कि आखिर क्या किया जाए। कि तभी गौरी वहाँ प्रकट होती है और काली के कान में धीरे से कुछ कहती है। काली धीरे से कृष के कान में कुछ बोलती है और कृष गुलशन के पास जाकर उसके कान में सुझाव बताता है, जिसको सुनकर गुलशन के चेहरे पर राहत की सांस आती है और वो सोमगढ़ के सरपंच के कान में कुछ बतियाता है। गुलशन की बात से सोमगढ़ के सरपंच सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद गुलशन सब के सामने कहता है। तो हम पंचायत ने ये फैसला किया है कि हम इस गांव से सती प्रथा और आदान प्रदान प्रथा दोनों को ही खत्म करते हैं। अब से ये जरूरी नहीं कि किसी घर से बेटी जाए और उसी घर से बेटी आए। और ये पंचायत हिमानी बहन को ये हुक्म देती है कि वो अपनी बहू सिमरन बेटी को पूरे सम्मान सहित स्वीकार करे। और शारदा बहन बेटी पूजा को अपने घर की शोभा बनाए। मानते हैं कि पति पत्नी एक होते हैं, लेकिन जब पत्नी की मौत पर पति को मरने ना मरने की आजादी है, तो वही अधिकार पत्नी को भी मिलेगा। पति की मौत के बाद पत्नी पर यह अधिकार है कि वो इस सती प्रथा के चलते मरना चाहे या अपनी जिंदगी जिएगी।
और उसके इस फैसले को उसके ससुराल वालों को पूरा समर्थन देना पड़ेगा। और हाँ, अगर दोनों बिटिया में से किसी एक भी बिटिया की आंखों में आंसू आए तो पंचायत उनके ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सजा देगी। ठीक है साहब, मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। मैं पूजा बेटी को पूरे सम्मान से अपने घर ले जाने को तैयार हूँ। हमका भी मंजूर है। मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। जिसके बाद सभा का अंत होता है और दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली जाती है। गौरी खुशी से तालियां बजाने लगती है, जिसके बाद गुलशन कहता है, देखा, मेरे दिमाग ने कितना बढ़िया सुझाव दिया। ऐसे ही हम पूरे गांव के सरपंच थोड़ी ना बन गए। ये बोलकर गुलशन वहाँ से चला जाता है और कृष धीरे से होठ हिलाकर काली को शुक्रिया बोलकर अपनी बाइक पर कान्हा को लेकर वहाँ से चला जाता है और काली अपनी जुड़वा बहन गौरी की आत्मा के साथ अपने घर जाने लगती है कि तभी नील, नितिन, मुकेश वहाँ आते हैं और उनको देखकर गौरी काली से कहती है, देख गौरी, मेरे तीन जीजा आ रहे हैं। मैया कसम, अगर तू जिंदा होती ना तो मैं तुझे दोबारा मार देती। तभी काली के मन में उन तीनों को देखकर एक खुराफाती आइडिया आता है और वो अपने इयररिंग को छूती है और सोचती है, क्यों ना मैं इनके मन की बात इन इयरिंग से सुन लूं और इन लोगों को आपस में लड़वा दूं। न जाने क्यों ये दोनों पनौती मेरे साथ आ जाते हैं और मुझे काली से अच्छे से बात भी नहीं करने देते। मुकेश, तुमको नील और नितिन को पनौती नहीं कहना चाहिए। आखिर ये दोनों इतने भी बुरे नहीं हैं। खाले तुझे तो मैं बताता हूँ, लुट तू लुट। तीनों आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं और काली वहाँ से हंसते हुए गौरी के साथ अपने चेहरे पर जीत की मुस्कान लेकर चली जाती है।